of the first woman freedom fighter from Nagaland, Rani Ma Gaidinliu. In just a moment or two, the Prime Minister and the other dignitaries will arrive here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the atmosphere here is palpable with anticipation. On this occasion today, the Prime Minister will release commemorative coins of denominations 100 and ₹5. श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। हम स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी। स्वागत है माननीय राज्यपाल नागालैंड श्री पद्मनाभ बालाकृष्ण आचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर श्री इबोबी सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नागालैंड श्री TR ज़ेलियांग जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डोनर, और माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा जी का। स्वागत है सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री NK सिन्हा का। आज संपूर्ण राष्ट्र महान आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी, वीरांगना रानी गाइदिनलिउ के प्रति श्रद्धानत है, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में मणिपुर नागा क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिसकी मिसाल युगों युगों तक इस देश को प्रकाश देती रहेगी। जिन्होंने अपने संघर्ष से महात्मा गांधी के नाम को, उनकी प्रेरणा को जोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अपने संघर्ष को एक नई पहचान दी। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। अब हम माननीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, आदरणीय राज्यपाल नागालैंड श्री PB आचार्य जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मणिपुर श्री इबोबी सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नागालैंड श्री ज़ेलियांग जी, सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री NK सिन्हा जी एवं डोनर मंत्रालय के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और मेरे सामने बैठे नागालैंड की उस महान हस्ती को सम्मान देने के लिए आए बहुत बड़ी संख्या में आप सभी लोग, मेरे मंत्रीगण के सदस्य साथीगण। नागालैंड के मुख्यमंत्री जी अपने साथ अपनी मदर के सात मंत्रियों के साथ भी हमारे बीच में आए, विशेषकर खास तौर पर उनका अभिनंदन। आप सभी का अभिनंदन। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज रानी माँ के स्मरणोत्सव पर, जन्म शताब्दी स्मरणोत्सव पर आप सभी का अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला। जिस महान हस्ती ने, जिस शख्सियत ने अपने जीवन का बलिदान अपने संस्कृति, नागाओं की समस्याओं और उनको जीवन भर अक्षुण्ण रखने का सपना देखा, उस रानी माँ का स्मरणोत्सव करने का फैसला भारत सरकार ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ले करने का फैसला किया। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर पूर्व के प्रति और एक ऐसी वीर सेनानी रानी माँ के प्रति उनका विशेष प्रेम, और हमारी कार्यान्वयक समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी और उसके सदस्य आदरणीय श्री अरुण जेटली जी का विशेष प्रयास कि इस कार्यक्रम को हम देश की राजधानी दिल्ली में मनाएं,
ताकि युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा बन जाए, ये सवाल उनके दिल में भी आए कि आखिरकार सवाल ये नहीं कि विरासत में हमें क्या मिला, सवाल महत्वपूर्ण यह है कि हम वसीयत में इस देश को, इस समाज को क्या देकर जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्वों का, ऐसे महापुरुषों का हम सम्मान करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में भारत सरकार ने अभी पिछले थोड़े समय में ही, जहां स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेगम अख्तर, स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मालवीय जी के लोगों का जन्मोत्सव, जन्म शताब्दी और 125वें और 150वें स्मरणोत्सव मनाए। भारत सरकार और ख़ासतौर पर संस्कृति मंत्रालय प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि अपने इन महापुरुषों के द्वारा स्थापित आदर्शों को युवा पीढ़ी के सामने एक ऐसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें कि उनके दिल में भी ये बात जागे कि हमें अपने मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस देश के लिए कुछ करना है। अपना पूरा 16 वर्ष की आयु से अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने उत्तर पूर्व के लोगों के लिए समर्पित करने वाली रानी माँ का जीवन वास्तव के अंदर एक आदर्श और प्रेरणा पर हमारे लिए संदेश था। आज उस संदेश को अक्षुण्ण रखने के लिए, आज उस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए, उत्तर पूर्व के लोगों का सम्मान करने के लिए और ऐसे बलिदानियों और ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने अपना जीवन, अपना बलिदान कर 14 वर्ष तक 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले तक जेल में, उन ब्रिटिश सरकार की जेल में रहने के बावजूद अपना जीवन, पूरी जीवन भर अपने आप को संकल्पित करती रही। हम प्रणाम करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे कृतित्व को, और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय जेटली जी का, जिनके मार्गदर्शन में यह तय हुआ कि हम अपने इन वीर सेनानियों को, शहादत को, उनको सम्मान देते रहेंगे और युवा पीढ़ी उनके दिए हुए संदेशों को अपने जीवन में ग्रहण कर अपने देश के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को संकल्पित करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की भव्यता को और गरिमा प्रदान की है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी। जिस संगीत की प्रेरणामयी गूंज में रानी गाइदिनलिउ की वीरता के स्वर घुले हों, वो पूरे भारत में गुंजायमान है, पूरे भारत को जागृत करते हैं ये स्वर। ज़ेलिंगरोंग हेराका कल्चरल ट्रूप नागालैंड के कलाकार उस महान पुण्यात्मा को याद कर रहे हैं और उनसे धरती पर एक बार फिर से अवतरित होने का आह्वान कर आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। आइए उस महान व्यक्तित्व रानी माँ गाइदिनलिउ को एक संगीतमय श्रद्धांजलि दें।
पहाड़ियों की इस बेटी रानी माँ गाइदिन्ल्यू ने अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की हवाओं में आज भी रानी गाइदिन्ल्यू की वीर गाथाएं महकती हैं, जिसकी सुगंध भारत को सुवासित करती है, गौरवान्वित करती है। रानी गाइदिन्ल्यू की गौरव गाथा को आइए देखते हैं इस फिल्म में। I admired in her that she was a great nationalist, and at the same time she was fighting for the cause of her people. In these hills lived Gaidinliu, a Naga spiritual and political leader who led a revolt against British colonial rule in India. Born on 26 January 1915 at Nangkao, a Rongmei village in Manipur, Gaidinliu was the third daughter of Lothonang and Karotlenliu. Ranima, as she is known with respect and affection, had humble beginnings. At an early age, she came under the influence of Hepo Jadonong, the leader who launched a religious movement that sought to reform the Zeliangrong Naga communities. In later years, it was referred to as the Hiraka movement.
By the late 1920s, British officials began to view the political underpinnings of the movement with deep suspicion, as they saw it as undermining their authority. After the execution of Jajunong in 1931, Gaidinliu took up the leadership of the movement for independence. Rani Gaidinliu identified her people's struggle with the wider Indian national movement. For her, the Naga or Manipuri people's journey to freedom was part of India's wider movement for freedom. She also spread the message of Gandhiji in the Manipur region. After her sentence to life imprisonment, Rani was kept in Guwahati jail for 1 year. She was then transferred to Shillong jail, where she spent the next 6 years. From Shillong, she was moved to Aizawl. At the time of the Japanese invasion, she was moved to Tura jail. At the Haripura session in 1938, Jawaharlal Nehru persuaded the members to pass a resolution demanding the release of Rani. Subhash Chandra Bose, president of the Haripura Congress, moved the resolution. She was finally released in 1947 when India attained freedom. Dr. Rajendra Prasad visited Manipur in 1954. He met Rani Gaidinliu at Imphal. She told him about her constructive work and social service among the Nagas. One of her significant contributions was the efforts to strengthen the Hiraka cult. The Hiraka religion is a pure reformed religion of the Zeliangrong people. The aim of Hiraka is to bring good and prosperous life to men and women individually and collectively through the grace of God. Their emphasis on tradition, customs and religious practices are cherished by the followers of Hiraka. The Hiraka cult keeps alive the spirit, message and epistle of its founder and most widely known proponents like Jajunong and Rani Gaidinliu. The significance of Hiraka goes well beyond the borders of Nagaland and Manipur and is of continuing relevance to all Indians. Rani Ma was laid to rest on 17 February 1993. The lifespan of Rani Gaidinliu overlaps with great shifts and upheavals in the local, national and global context. Above all, her life of struggle and her integrity marked her out
as a figure we should all learn from and who can still inspire positive values in public life. जिनने जीवन छोटा माना, माना कर्तव्य महान है, उस महान प्रेरणा प्रकाश स्तंभ को शत शत प्रणाम है। अब हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री नागालैंड श्री टी.आर. ज़ेलियांग जी से कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। Mr. Chairman, Dr. Mahesh Sharma, Minister of State for Culture. Respected Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Honorable Union Home Minister, Sri Rajnath Singh ji. Sri Arun Jaitley ji, the Minister of Finance. Chief Minister of Manipur, Ibobi Singh ji, Sri P.B. Acharya, Governor of Nagaland and Assam. Convener and members of the subcommittee for the birth centenary commemoration of Rani Gaidinliu, other dignitaries present, ladies and gentlemen, today is a proud moment as well as a red letter day for the Naga people in particular and for the people of Northeast in general. Because today the nation has done an act of honor to the legendary daughter of the Northeast, Rani Gaidinliu, by organizing this grand function to commemorate her birth centenary in the nation's capital, New Delhi. I am sure this act will mean much more than mere symbolism, and that it will go a long way in giving the Northeast people a greater sense of belonging to this great nation. At the same time, it will also help in removing a great deal of ignorance and misconceptions about the Northeast and its people, which still exist in many parts of mainland India. Rani Gaidinliu is a legendary figure of the Northeast. She is the only Indian freedom fighter from amongst the Nagas, recognized as such by the government of India. She was also given Tamrapatra Award in 1972, followed by the nation's prestigious award, the Padma Bhushan in the year 1982. A postage stamp was also issued by the government of India in remembrance of her. The government of India gave her the Birsa Munda Award posthumously in the year 1996. In fact, it was Pandit Jawaharlal Nehru who lovingly called her Rani. She was only 16 years when she became the leader of the Zeliangrong freedom movement against the British rule, after each charismatic leader, Jadonang, was executed by the British government. Rani Gaidinliu then linked her movement with the Indian freedom movement, being spearheaded by Mahatma Gandhi at that time. This was why she was arrested in the year 1932 for waging war against the British government. She was imprisoned for 15 years in various jails and was released from jail in 1947 only after
India became independent. However, in spite of the recognition of her works and contributions to the Indian freedom movement by the government of India, the saddest part is that most writers of Indian history and of the Indian freedom movement continue to exclude the contributions of Rani Gaidinliu in the freedom movement. And as a result, the story of Rani Gaidinliu and that of the Northeast remained largely absent from the school and college textbooks, from public memory and public spaces, and also from the social political discourses of our country. Thus, the historical and cultural isolation of Northeast from mainland India continues. I am therefore extremely happy that the government of India has taken this initiative to organize this commemoration of the birth centenary of Rani Gaidinliu at the national capital, Delhi, with the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, himself gracing the function. This is not only a great honor done to Rani Gaidinliu, the daughter of the Northeast, but also an honor to the people of Northeast in general and the Nagas in particular. I am also grateful to the Government of India for bringing out commemorative coins and stamps on the occasion of her birth centenary, and for sanctioning the construction of Rani Gaidinliu Museum cum Library at Kohima, which is expected to be inaugurated during the later part of this calendar year. I sincerely hope that all these initiatives, together with the fulfillment of my suggestion for inclusion of Rani's role and contribution in the history of modern India and in the school and college textbooks, etc., will go a long way in rectifying the records of history and in dispelling certain misconceptions and ignorance about Rani Gaidinliu, as well as the people of Northeast region. I thank the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for his initiative and for gracing this commemorative function in honor of Rani Gaidinliu, the daughter of Northeast. In conclusion, I also thank the organizing committee for giving me this opportunity to address this August gathering. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नागालैंड। अब हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर श्री इबोबी सिंह जी से कि कृपया आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Shri Rajnath ji, Honorable Union Minister of India, Shri Arun Jaitley ji, Honorable Union Minister of Finance, Shri Acharya ji, Honorable Governor of Nagaland and Assam, Shri T.R. Jeleng, Chief Minister of Nagaland, Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Union Minister of State Independent Search for Development of Northeastern Region, Dr. Mahesh Sharma ji, Honorable Union Minister of State for Culture and Tourism, distinguished invitees, friends from print and electronic media, ladies and gentlemen present here. I am extremely happy to present here today on the auspicious occasion of the inaugural function of the birth centenary celebration of Rani Gaidinliu. I convey my sincere appreciation to the
Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Minister of Culture for organizing this grand function, to pay our sincere gratitude to the leader from Manipur who had played an important role in the freedom movement of India. Gaidelu was a Naga leader who led a revolt against British rule in India in 1927. At the age of 13, she joined the Hereka religious movement of her cousin Haipo Jadonang. The movement later turned into political movement to drive out the British. Within the Hereka cult, she came to consider as an incarnation of the goddess Seracham Dinliu with the arrival of Gan from Kasar, that is now one of the districts of Assam. It turned into an armed rebellion against the British policies of forced labor and ruthless oppression. Persuaded by Jadonang's ideology and principle, Gaidelu became his disciple and a part of his movement against the British. In 3 years, by the age of 16, she became a leader of guerrilla force fighting against the British rulers. After Jadonang, who arrested and hanged by the British in 1931, Gaidelu emerged as his heir. She openly rebelled against the British rule, extorting the Jeleriong people not to pay tax. She received donations from the locals, many of whom joined her as volunteers. The British authorities launched a manhunt for her. She evaded arrest by police, moving from village to village in what has now Assam, Nagaland, and Manipur. The then governor of Assam, British India, dispatched the 3rd and 4th Battalion of the Assam Rifles against her under the supervision of Naga Hills Deputy Commissioner Dhiren J.P. Mills. Monetary rewards were declared from information leading to her arrest. This included a declaration that any village providing information on her whereabouts will get a 10-year tax break. Her forces engaged the Assam Rifles in armed conflict in the North Kasar Hills 16 February 1932 and Hangurum village 18 March 1932. In October 1932, Gaidelu moved to the Pulomi village where her followers started building a wooden fortress. While the fortress was under construction, an Assam Rifle contingent headed by Captain McDowell launched a surprise attack on the village on 17 October 1932. Gaidelu, along with her follower, was arrested near the Kenoma village. He was taken to Imphal, where she was convicted on the charge of murder and abetment of murder. After a 10-month trial, she was sentenced to life imprisonment by the political agents court for abetment of murder. From 1933 to 1947, she served jail terms at Guwahati, Shillong, Aizawl, and Tura jails. Our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, met her at Shillong jail in 1937 and described Gaidelu as a daughter of the hills, and he gave her the title Rani or Queen of her people. Nehru wrote to the British MP Lady Astor to do the needful for release of Rani Gaidelu, but the Secretary of State Dhiren for India rejected her request, stating that trouble may rise again if Rani was released. She was released in 1947 only after India's independence
and continued to work for the upliftment of her people. She was honored as a freedom fighter and was awarded Padma Bhushan by the Government of India in 1982. In 1991, Gaidelu returned to her birthplace, Langkaw, that is one of the villages of Tamenglong district of Manipur, where she spent her last days. Here, I would like to mention, as my colleague, Honorable Chief Minister of Nagaland already mentioned, I also endorse the same view. The life history of Rani Gaidelu is an inspiration to all young Indians. This is in particular an embodiment of women power of India, which all of us must respect. I would like therefore request to the Honorable Prime Minister to kindly recommend to the Human Resource Development Ministry to include as appropriate text on the life of Rani Gaidelu in NCERT textbooks of classes 1 to 10. This will go a long way in promoting national integration as well as women empowerment. With these few words, I once again convey my sincere thanks on behalf of the people of Manipur to Honorable Prime Minister of India and the Minister of Culture, Government of India, for observing the birth centenary celebration of Rani Gaidelu. These efforts will make the contribution made by Rani Gaidelu in the freedom movements of India known to all the people of our great country, that is India. With these few words, I am conclude. Jai Hind. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर। अब हम अनुरोध करते हैं माननीय राज्यपाल नागालैंड श्री पद्मनाभ बालाकृष्ण आचार्य जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, भारत के कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी, मेरे सरकार के चीफ मिनिस्टर टी.आर. जेलिंग जी, हमारे पड़ोसी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इबोबी जी, अन्य पदाधिकारी, भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज का दिन, आज का ये कार्यक्रम जिन्होंने भी सोचा होगा और इतने बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिए जो कोशिश किया है, ये पूरे पूर्वांचल के लिए एक राइट सिग्नल दे रहा है। रानी माँ के जीवन के बारे में शायद पूर्वांचल के लोग भी नहीं जानते होंगे, सारे भारत के लोगों के बारे में तो दूर की बात है। एक रोमांचक जीवन, एक वीर नारी दुर्गम प्रदेश में बैठ के उन दिनों के असम स्वतंत्रता के पहले के दिनों में देश की स्वतंत्रता के सोचना, समाज को संगठित करके मजबूती के बारे में सोचना और उनके लिए जीवन अर्पण करना 16 साल से शुरू किया हुआ है। 16 साल में जेल में भी गई हुई है। उनके जीवन के बारे में हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर की ओर से आपने सुना है, चित्रपट भी देखा हुआ है। एक पहले से गीत हुआ, ये गीत नहीं है, ये हराका का लोगों की प्रार्थना है। रानी माँ केवल सोशल और पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी रही हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल, सोशल, पॉलिटिकल लीडर। आज हम जब सोचते हैं रानी माँ के जीवन के बारे में, उनको मिले हुए लोग और उनसे बातचीत किए हुए लोग, वो कोई स्कूल या कॉलेज में जा नहीं पाए क्योंकि उस दिनों में स्कूल कॉलेज का अभाव भी था। इसके बावजूद भी इनका विचार
और देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उनके लोगों को जोड़ के जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और इतने यातनाएं की, उनके समाज के लोगों ने भी उनको गद्दारी से कुछ काम किया, इसके बावजूद भी हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ी। मगर आज समाज के सामने हम क्या करना चाहते हैं? ये 2 सेंटेनरी मना रहे हैं 5-6 लोगों की, तो उनके जीवन केवल सुनने का नहीं, उनके जीवन में उन्होंने जिस चीज़ों के लिए वो आगे बढ़ी उसको कार्यान्वित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल एक अलग परिस्थिति से आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लुक नॉर्थ ईस्ट, एक्ट नॉर्थ ईस्ट, इनके कारण से एक उत्साह बढ़ा है। जीवन बहुत संघर्षमय जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, हर समय पर कुछ हो सकता है, इस तरह से वहाँ पर इंसिडेंट्स का जीवन बना हुआ है। तो रानी माँ के सेंटेनरी के नाम से हम पूरे पूर्वांचल में एक सिग्नल दे सकते हैं, वी केयर फॉर यू, वी आर पार्ट ऑफ द होल थिंग। सारे हिंदुस्तान में रहने वाले, वो ट्राइबल हो, एससी हो या किसी जगह पर रहता हो, वी आर ऑल वन। इसका जो बहुत अच्छे संदेश गया है, इसलिए मैं सरकार को और इस कमेटी को अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। रानी माँ एक इकॉन थी, समाज के सामने आज एक चर्चा में विषय बना हुआ है। रानी माँ को श्रद्धांजलि देना, इस तरह से सेंटेनरी बनाना जरूरी है क्या, इस तरह से भी चर्चा आज नागालैंड में चल रही है। से दोस्तों, विचारों का जो कमी के कारण से ये विषय हो रहा है, तो और जागृत करना और इनके बारे में ठीक तरह से उनके व्यक्तित्व को, उनका जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने का, जैसे हमारे जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कहा, इतिहास में, शिक्षण पद्धति में हम पूर्वांचल के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे दें, हम भारत को समझने के लिए कोशिश करें, इनका ज़रूरी है। और इनके यादगार में इस तरह से सभाएं हो जाएं, सेमिनार्स हो जाएं, इससे भी ज़्यादा जिस जीवन के लिए उन्होंने हराका मूवमेंट को खड़ा किया, हमारे एक सेक्युलर पद्धति के कारण से हम जिस तरह से काम करना चाहते हैं, उनके हराका मूवमेंट, उनके जेलिंग ग्राउंड की जो समाज का जो आगे बढ़ने का जो उनकी जो विचार था, जेलिंग ग्राउंड माने जेमी, लोंगमाई, रोंगमाई, ये 3 जनजाति का एक ग्रुप है और करीबन वो 1.5 लाख लोग होंगे। उनके जीवन के बारे में, उनके आगे बढ़ने के बारे में उनको बहुत इच्छा थी। ये सारे विषय मन में लेके आज का इस कार्यक्रम, इनके जो उद्देश्य था, उनका जो जीवन का सारा समर्पण था, उसको हम मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, हमें ताकत दे दें और उसको उद्देश्य पूरा तरह से करने के लिए हमें योग्यता दे दें। यही शब्दों में कुकनालेम माने जय नागालैंड, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल नागालैंड। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष सबका साथ सबका विकास से प्रेरित हो, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और भरपूर आर्थिक विकास के अपने संकल्प के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम माननीय श्री अरुण जेटली जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, distinguished ministers, chief ministers, ladies and gentlemen. One of the most fascinating stories of a great spiritual and revolutionary leader is being retold today at the national level. The chief ministers are right when they say that some of these great histories of role models of the regions of Northeast need to be told to the whole country, because for the integration and growth of every region, role models always have a role. And that is why it is important that this fascinating story which is a real life story of somebody who set on her own self at the tender age of 13, spent the best years of her life in prisons, combined spiritualism, religiosity, and a revolutionary streak,
and then from a far off region of Northeast came up and integrated herself with the national freedom movement. There are not many stories of this kind. And therefore, this forgotten chapter of history is being restated today and being re-recorded today as a part of real life history of this country. I compliment the Department of Culture for having taken this initiative, which will go a long way in emotionally integrating the regions of the Northeast and creating a greater sense of involvement of the people of India with the regions of the Northeast. A lot has been done and a lot more needs to be done. When Vajpayee ji was the Prime Minister, a Department of Northeast was created. It was then decided that a defined percentage of our budgets will necessarily have to be spent by every ministry on the Northeast. Two initiatives by the Honorable Prime Minister, obviously the recent peace initiative, and also the settlement of land issues, boundary issues pending with Bangladesh. The first, of course, is a great step to restore peace and normalcy. And the second, if things go well, which I am sure they would, will geographically also bring Northeast closer to the rest of the country and make life easier in those regions. The government under the Honorable Prime Minister is fully determined to take every step possible to improve the connectivity, improve the quality of education, ease in the quality of life, and therefore bring prosperity to the people of Northeast. And the function being held today at the national stage in front of the whole country, I think is a commitment of India as a whole that we do recognize our role models and heroes which that region has given us. My best compliments to the people of that region, and my gratitude to the Department of Culture for having brought this realistically to the national stage itself. Thank you. धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली जी। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत विकास की परिकल्पना में उत्तर पूर्व को प्राथमिकता प्राप्त है, इस सोच को गहराई से आत्मसात कर उत्तर पूर्व के हर आयाम की प्रगति के लिए हृदय से प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से कि कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यपाल महोदय श्री बालकृष्ण जी आचार्य, चीफ मिनिस्टर नागालैंड श्री टी.आर. जलियांग जी और सीएम मणिपुर श्री इबोवी सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, आज हम जिस रानी गाइडिनल्यू के जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यदि उनके इतिहास को कोई पढ़े तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुँचेगा कि रानी गाइडिनल्यू केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने नागालैंड सहित नॉर्थ ईस्ट में लोगों का इस हद तक सम्मान और प्यार प्राप्त किया था, उन्हें रानी माँ कहकर जनता संबोधित करती है। मैं जानता हूँ कि देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों का रहा है। यदि हम महिलाओं में देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, इनका नाम तो हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर है, लेकिन रानी गाइडिनल्यू, जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम लोगों की जुबान पर नहीं है।
सचमुच इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनका यह संकल्प है कि जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा का नाम हिंदुस्तान के हर नागरिक की जुबान पर है, वैसे ही अब आगे हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि रानी गाइडिन लिऊ का नाम भी हर हिंदुस्तानी की जुबान पर होगा। लोग यह मानते हैं कि केवल नागालैंड तक ही सीमित रहकर उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था अथवा असम तक ही अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था। शायद इस हकीकत की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि रानी गाइडिन लिऊ केवल नॉर्थ ईस्ट के संबंध में विचार नहीं करती थी, केवल नॉर्थ ईस्ट की आज़ादी के बारे में विचार नहीं करती थी, बल्कि पूरे भारत की आज़ादी के बारे में वह विचार करती थी। इसीलिए इसी भाव से प्रेरित होकर रानी गाइडिन लिऊ ने अपने इस स्वतंत्रता अभियान को महात्मा गांधी के स्वतंत्रता अभियान के साथ जोड़ने का काम किया था। इसलिए रानी गाइडिन लिऊ के संबंध में विचार किया जाना चाहिए तो उन्हें राष्ट्रीय संदर्भों में उनके संबंध में विचार किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, रानी गाइडिन लिऊ का यह सपना था कि पूरा भारत यह आज़ाद होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री जो लिखी गई, मैं कह सकता हूं और यह कहने में रंच मात्र मुझे संकोच नहीं है कि हिस्टोरियंस के द्वारा रानी गाइडिन लिऊ के साथ जो जस्टिस होनी चाहिए थी वह रानी गाइडिन लिऊ के साथ वह जस्टिस नहीं हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया है, अब उनका भी जो त्याग और बलिदान है रानी का, उसके साथ भी अब जस्टिस होगी। जहां तक रानी मां की उपाधि का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं राजघरानों में जो पैदा होते हैं वह तो राजा और रानी होते हैं, उन्हें राजा रानी सभी कहते हैं, लेकिन झोपड़ी में पैदा हो कोई, साधारण परिवार में पैदा हो कोई, गरीब परिवार में यदि कोई पैदा हो तो उसे राजा रानी कोई नहीं कहता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, रानी गाइडिन लिऊ जैसे अपवाद होते हैं जो कि अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से रानी मां का स्नेह और सम्मान जनता के द्वारा प्राप्त करने में कामयाब है। ऐसी शख्सियत लोगों को रानी गाइडिन लिऊ के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। इसे टेक्स्ट बुक में शामिल करने, अन्य भी बहुत सारी बातें जो हमारे चीफ मिनिस्टर मणिपुर, चीफ मिनिस्टर नागालैंड ने डिमांड की है। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस हकीकत को शायद रानी गाइडिन लिऊ समझती थी कि पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द हाईवे ऑफ प्रॉस्परस इंडिया। यदि नॉर्थ ईस्ट में शांति होगी, विकास होगा, तो निश्चित रूप से एक समृद्धशाली भारत के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इस हकीकत को समझती थी, बराबर वह भारत के संदर्भों में भी वह विचार करती थी। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इन्हीं सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और हमारे वित्त मंत्री ने जो अभी चर्चा की है कि किस तरीके से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है, उस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अभी हाल में ही एक पीस एकॉर्ड हुआ है एनएससीएन आईएम के साथ। शायद उस एनएससीएन आईएम के साथ पीस एकॉर्ड करने के पीछे लक्ष्य यही था कि नागालैंड में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित होनी चाहिए। और मैं समझता हूं जो यह पीस एकॉर्ड हुआ है उससे यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी आएगी। वहीं पर आज जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और रानी मां गाइडिन लिऊ की जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, उस रानी गाइडिन लिऊ की भी मुराद पूरी होगी, उनकी इच्छा पूरी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में कुछ ऐसी एंटी नेशनल फोर्सेस ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले बहनों भाइयों के अंदर एक सेंस ऑफ एलियनेशन, एक अलगाव का भाव जो है पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की चिंता की। सारे मंत्रियों को यह आदेश दिया
कोई मंत्री शेष नहीं बचना चाहिए जिसका कि वर्ष में कम से कम 2 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा न हो। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की चिंता की जानी चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जितने भी नॉर्थ ईस्ट के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। आज के अवसर पर हम सभी यही संकल्प लें कि रानी गाइडिनल्यू का जो स्वप्न था कि नॉर्थ ईस्ट भी पीसफुल होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि पूरे भारत का डेवलपमेंट हो सके और पूरा भारत प्रॉस्परस बन सके। यदि हम यह संकल्प लेते हैं तो मैं समझता हूं कि रानी गाइडिनल्यू के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। रानी गाइदिनल्यू जैसी महान वीरांगना की यादें भारत का गर्व हैं। राष्ट्र के इतिहास में उनकी जन्म शताब्दी को एक यादगार पड़ाव मानते हुए भारत सरकार आज के इस महत्वपूर्ण दिन 100 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन और 5 रुपये के सर्कुलेशन कॉइन का विमोचन कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया इस कमेमोरेटिव कॉइन और सर्कुलेशन कॉइन का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय, ऐसे व्यक्तित्व इतिहास में अमर हो जाते हैं जो अपना जीवन लोक हित में लगा देते हैं और देश के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसी महान विभूति थी रानी गाइदिनल्यू। ये है 100 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन और 5 रुपये का सर्कुलेशन कॉइन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत का संविधान हिमालय को समंदर के साथ जोड़ता है। भारत का संविधान कच्छ के रेगिस्तान को नागालैंड की हरी भरी पर्वतमालाओं के साथ जोड़ता है। 125 करोड़ नागरिकों के मन को, आशा को, आकांक्षाओं को पल्लवित करता है हमारा संविधान। जब पूर्व का, खासकर उत्तर पूर्व का विकास होगा तो सारे राष्ट्र का विकास होगा। ऐसी अलौकिक सोच रखने वाले, राष्ट्र को नई दृष्टि, नई ज्योति देने वाले, राष्ट्र गौरव की एक नई गाथा लिखने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक दिन अपने मनोभावों को व्यक्त करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी, वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, नागालैंड के गवर्नर श्रीमान आचार्य जी, नागालैंड के मुख्यमंत्री श्रीमान जेलियांग जी, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्रीमान इबोबी सिंह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान महेश शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी महानुभाव, रानी माँ की शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं। मैं नतमस्तक होकर के रानी माँ को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ और रानी माँ का जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहे। देश की एकता, अखंडितता बरकरार रखते हुए
विकास की नई ऊंचाइयों को हम कैसे पार करते चले हैं, उन सपनों को जिन्होंने संजोया था, उनमें एक रानी मां भी थी। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आजादी के अनेक वीर सेनानी हिंदुस्तान के अनेक कोने में, वे अभी भी इतिहास के झरोखे से ओझल है। किसी भी जीवंत समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने महान पराक्रमों की, महान इतिहास की पूंजी को संजोए रखना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका संक्रमण होता रहना चाहिए। गाथाएं जुड़ती जानी चाहिए और तभी समाज के लिए जीने की, मरने की प्रेरणा मिलती है। और कभी कभार ये भी सोच रही है कि इतिहास राजघरानों के आसपास, शासकों के आसपास ही चित्रित होता रहता है। भारत एक अलग प्रकार की परंपरा से पला बढ़ा देश है। यहां जन सामान्य के पराक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस देश की सोच कभी ये नहीं रही है कि ये देश राजा महाराजाओं ने बनाया है, यह देश शासकों ने बनाया है। इस देश की मूलभूत सोच ये है कि यह देश सामान्य जनों ने बनाया है। उनके पुरुषार्थ से, उनके पराक्रम से, उनके पसीने की महक से यह देश पल्लवित हुआ है। और इसलिए जब तक हम इन शासकों के दायरे से बाहर नहीं आते, राजकर्ताओं के दायरे से बाहर नहीं आते, हमारा कैमरा वहां से बाहर नहीं हटता, तब तक हमें जन सामान्य की शक्ति का एहसास नहीं होता है। और जब रानी मां की शताब्दी मना रहे हैं, तब दिल्ली में भी कई लोग सवाल पूछते थे, भाई ये कौन है, क्या है, ये क्या कर रहे हो आप। दोष उनका नहीं है जो सवाल पूछते थे, दोष हमारी व्यवस्थाओं में जो विकृति आई है उसका है। और उसके कारण ऐसे अनगिनत महापुरुष, अनगिनत, जो हमें पल पल प्रेरणा दे सकते हैं, या तो हम उन्हें भूल गए हैं या जानबूझ करके उनको भुला दिया गया है। और किसी भी समाज को ये भूलना, ऐसी बातों पर दुर्लक्ष्य करना शक्ति नहीं देता है, प्रेरणा नहीं देता है। मैं मानता हूं कि अगर पिछले 60 साल में रानी मां जैसे नॉर्थ ईस्ट के अनेक महापुरुष हैं, रानी मां के अतिरिक्त भी अनेक महापुरुष हैं, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिनका जीवन इतना प्रेरक रहा है, अगर पिछले 60 साल में हमारी सभी पीढ़ियों को, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, जिसका भी हिसाब लगा लें,
उनको अगर उनकी शिक्षा मिली होती, उनकी बातों को जानने का अवसर मिला होता, तो मैं नहीं मानता हूं कि उस भूमि में कभी अलगाववाद का विचार भी पैदा हो सकता था। क्योंकि ये लोग थे जो देश की एकता के लिए जीते थे, मरते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि एक परंपरा, और इस परंपरा के मुखिया जादोनांग, उनको भर जमाने में फांसी हो जाए क्योंकि वे आजादी का आवाज बने थे। और एक प्रकार से ऐसी स्थिति में पूरा संगठन बिखर सकता है। लोगों को लग सकता है कि भाई इतनी छोटी आयु में ये तो फांसी पर चढ़ गए, अब हम क्या कर सकते हैं। मन में तीव्र इच्छा होने के बाद भी बिखराव संभव है। हम कल्पना करें कि रानी मां में वो कौन सा संगठन कौशल्य था कि उन्होंने 12-15 साल की उम्र के बीच में अपने गुरुजी की फांसी के बाद उस झंडे को झुकने नहीं दिया, संगठन को बिखरने नहीं दिया, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को झोंक दिया। हमारे यहां गुरु और शिष्य परंपरा की जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में गुजार दे, और ये व्यक्तित्व छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा कि पंडित नेहरू उनको मिलने के लिए जेल चले जाएं, यह असामान्य व्यक्तित्व होगा। तभी तो यह संभव हुआ होगा। जब सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के जीवन में, वरना जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे उनके लिए एक वर्ग था, कुछ बोलने का साहस नहीं करता था। लेकिन रानी मां का पांच थी कि गुजरात के अंदर जब हरिपुरा कांग्रेस हुई, सुभाष बाबू अध्यक्ष बने, रानी मां की मुक्ति के लिए वहां प्रस्ताव किया गया। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी का उस समय का एक बहुत बड़ा अहम निर्णय था। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी रानी मां को जेल से बाहर निकलने में 3-4 महीने लग गए थे। आजादी के बाद भी 3-4 महीने रानी मां जेल में थी। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य था कि आजादी के बाद रानी मां को राजनीतिक कारणों से, और हमारे यहां जो राजनीति में विकृतियां आई हैं, उन विकृतियों के दर्शन वहां होते हैं कि आजादी के बाद रानी मां को उनके गांव में प्रवेश नहीं दिया गया। आजादी के हिंदुस्तान में जो रानी मां आजादी के लिए अपने जीवन को खपाने के लिए तैयार थी, जिसने कभी अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया था, समझें तो आज एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उसका जवाब भी रानी मां की फिलॉसफी में मिलता है। वे प्रकृति की पूजा का पक्षकार थी, और उनकी सारी जो परंपरा थी, उनका जो हेरा का संप्रदाय रहा है, वो प्रकृति पूजा का संप्रदाय रहा है। लेकिन उसका नकारने वालों ने उनका जीना दुष्कर कर दिया था, और हिंदुस्तान में 10 साल तक उनको भूगर्भ में जीवन बिताना पड़ा था। और बाद में जाकर के स्थितियां थोड़ी संभली, वो अपने सेवा कार्य में जीवन खपाती रही थी। समय समय पर मान सम्मान के कारण कभी कभार वो खबरों में आया करती थी, लेकिन उन्होंने जीवन के अंत तक समाज सेवा का अपना मार्ग नहीं छोड़ा था। प्रकृति पूजा, विपरीत माहौल में भी उस मार्ग को बनाए रखना, लोगों को प्रेरित करते रहना, और संघर्ष का राह अपना के नहीं,
वो वीरांगना थी, लेकिन समन्वय का मार्ग अपना करके उन्होंने आजादी के काल में पूरा जीवन समाज के उत्कर्ष के लिए लगाया था। और उस अर्थ में मैं मानता हूं कि खास करके हमारे इन इलाके, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, हिंदुस्तान के ऐसे कई कोने हैं जहां के इन महापुरुषों को हम अगर हमारे प्रेरणा पुरुष के रूप में, हमारे प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में अगर प्रस्तुत करते रहते तो हमारी नई पीढ़ियों का, महात्मा गांधी को रानी मां सशस्त्र क्रांति के कारण जेल गई थी, उनके गुरुदेव को फांसी हुई थी, लेकिन रानी मां खुद 1932-35 के कालखंड में महात्मा गांधी का गौरवगान पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया करती थी। एक प्रकार से महात्मा गांधी को पूरे नॉर्थ ईस्ट में परिचित कराने का बड़ा काम रानी मां ने किया था। और वो हमेशा सपना देती थी, वो कहती थी कि नागा कल्चर, नागा परंपरा, ये सब बना रहना चाहिए। मुझे नागा होने का गर्व है, लेकिन ये सब देश की एकता और अखंडता के लिए होना चाहिए। वो रानी मां उस समय कहती थी। वो संपूर्ण भारत की आजादी की बात करती थी और उनकी भाषा में वो कहा करती थी कि गांधी एक दिन राजा बनेगा, महात्मा गांधी एक दिन राजा बनेगा। क्योंकि वो लोकतंत्र की परिभाषा जो उनके वहां थी उसके हिसाब से, लेकिन मूल बात ये थी कि भारत स्वतंत्र होगा और महात्मा गांधी उसका सुकान संभालू का नेतृत्व करेंगे। ये सपने रानी मां लगातार बोलती रहती थी, अपने लोगों को वो प्रशिक्षित करती रहती थी। और जिन्होंने इस प्रकार का जीवन दिया, हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे हमारे जितने भी अज्ञात महापुरुष हैं, आज कभी हम अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में चले जाएं और वहां देश की आजादी के मर मिटने वालों की वो सूची देखें तो पता तक नहीं चलता है कि इतिहास के किस कोने में होगा। वहां तो एक पत्थर पर उनके नाम छपे हुए हैं, लेकिन शायद देश के और कोने में, शायद जिस गांव में वो पैदा हुए होंगे उन गांव के बच्चों को भी मालूम नहीं होगा कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति था जो आज से 100 साल पहले अंडमान निकोबार की जेल में जाकर के भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहा था। पता नहीं होगा। ये जो हमने बहुत बड़ा हमारे समाज जीवन का घाटा रह गया है, कमी रह गई है, इसको हम सब ने पूरा करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं, क्यों ना हमारी यूनिवर्सिटी में हर बैच में एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हो कि जो समाज के ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करे, पीएचडी करे। अगर नॉर्थ ईस्ट के इन महानुभावों, सामाजिक क्रांति करने वाले, राष्ट्रीय क्रांति करने वाले, अगर इन पर हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च करे, और उस इलाके की नहीं, दूसरे छोर की, साउथ से, पश्चिम से, उत्तर से, तो जाकर के उनको लगे अच्छा भाई ऐसे ऐसे लोग यहां थे। ये इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत बड़ा काम आता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो बात मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने कही है, नागालैंड के मुख्यमंत्री जी ने कही है, उनकी भावना, उसको आदर करते हुए हम कैसे आगे बढ़ाएं इन चीजों को, ये पूरे देश का दायित्व बनता है जिसको हमने पूरा करना चाहिए। उसी प्रकार से आखिर रानी मां ने जिंदगी अपनी जवानी जेल में क्यों खपा दी? व्यक्तिगत तो कुछ पाने के लिए नहीं था, सपना यही था कि हमारा देश नई ऊंचाइयों को पार करे, प्रगति करे। और देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जबकि पूर्वी भारत प्रगति नहीं करता, जबकि उत्तर पूर्व प्रगति नहीं करता, जब तक ये हमारी अष्टलक्ष्मी प्रगति नहीं करती है। और इसलिए विकास की इस बात को लेकर के आपने देखा होगा इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा धन नॉर्थ ईस्ट के लगाया है, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो वहां तो, मैं उस इलाके में रहा हूं, मुझे मालूम है क्या परमात्मा के आशीर्वाद है। देश के अन्य भूभाग को पता तक नहीं है
कि क्या ईश्वर के आशीर्वाद इस भूभाग पर है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का मामला बन जाए। आप देखिए, मैंने इन दिनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहा था, जरा टूरिस्ट के नाते आप वहां भी जाने की आदत डालो। पिछले साल काफी गए विद्यार्थी, वो हैरान हो गए वहां के जीवन को देख करके। वो आकर के लोगों को बताते रहते कि भाई हमने तो ये देखा, हमने ये देखा। हमने लगातार जोड़ना है। और जैसे अरुण जी ने कहा, बांग्लादेश सीमा विवाद का समाप्त होना, उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो भारत के हित में है, वो ये है कि अब हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ने में जो कठिनाइयां थी, उस कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई है। एक प्रकार से ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट हमारे बहुत निकट आ गया है, वरना वो इलाका था जहां जो बांग्लादेश में होने के कारण हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, अब सरल हो गया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसका फायदा मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कैपिटल्स को रेलवे से जोड़ने में बहुत तेजी से काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक कैपिटल बन सके, इतना सामर्थ्य रखता है। आपने दुनिया भर के पाइनएप्पल के टेस्ट किए होंगे, कभी एक बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के वहां पाइनएप्पल का टेस्ट कीजिए, पता चलेगा कि परमात्मा ने क्या दिया है, क्या दिया है। ऐसी तो मैं एक बात का उल्लेख करता हूं, मतलब एक बात देखिए, तो हमारे जेलियांग जी कहते हैं कि आप सिर्फ पाइनएप्पल का उल्लेख क्यों करते हैं, हमारी मिर्ची का क्यों उल्लेख नहीं करते। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सारी दुनिया में सबसे हॉट चिली कहीं की है तो वो नागालैंड की है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। आर्थिक विकास में ये क्षेत्र देश में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान उनका विकास करेगा, उनका विकास हिंदुस्तान के विकास का एक नया कारण बनेगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट के विकास को हम प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ रहे हैं। नागालैंड, जहां पर आजादी के पहले से अतिवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, ये स्वर, उसके साथ शस्त्र जुड़ गए। हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, कुछ कभी सुधार आया, कभी फिर रुकावट आई, फिर सुधार आया, फिर रुकावट आई, क्रम चलता रहा। हर किसी का अपना अपना सहयोग रहा है। किसी एक सरकार को इसकी क्रेडिट न जाती है और न लेनी चाहिए। हर किसी ने अच्छा करने में कोई न कोई योगदान दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज नागालैंड में उन लोगों के साथ सफल वार्ता हुई है, मुख्य धारा से जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके न सिर्फ नागालैंड का विकास, न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का विकास, पूरे हिंदुस्तान का विकास का सपना सबने देखा है। मुझे विश्वास है कि ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है, साथ साथ चलने की यात्रा प्रारंभ हुई है, वो उत्तम परिणाम दे करके रहेगी और देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज रानी मां की स्मृति में ये कॉइन, यहां बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट के घरों में इस कॉइन का क्या सात्विक मूल्य होगा जिसका हम अंदाज नहीं कर सकते जी। उनके लिए एक ऐसी पवित्र घटना के रूप में देखा जाएगा। इतना बड़ा ये प्रेरक व्यक्तित्व रहा है। सरकार के लिए खुशी की बात है कि हम इस महान विभूति के जीवन के साथ वर्तमान को जोड़ने में सफल हो रहे हैं, और भविष्य के निर्माण के लिए उन व्यक्तित्व का हमेशा हमेशा हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, ताकत मिलती रहेगी। इसी शुभ भाव के साथ मैं फिर एक बार रानी मां के चरणों में वंदन करता हूं। उनके आशीर्वाद बने रहे और हम सब मिलकर के रानी मां का देश समृद्ध हो, देश एक हो, देश अखंड हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कमी न रहे, इसी एक कल्पना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डोनर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हमारा आग्रह है कि कृपया आभार प्रकट करें। Respected sir, after the Honorable Prime Minister has finished speaking, it is neither necessary nor befitting to say anything more, and therefore, while presenting this vote of thanks, I shall simply make two quick observations in two brief sentences. A, that Rani Gaidinliu is a symbol of the legacy of Northeast. She is a symbol of the heritage of Northeast. And above all, she is a symbol of the Naga people's commitment and Northeast people's commitment to the nationalistic ethos of India. And therefore, when we honor her here this morning, our government has indeed redeemed a pledge that had been pending for several years and had been eluded by several earlier dispensations. My second observation, sir, donor ministers will come and go, but it is God's will, destiny's blessing, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Modi ji, I was destined to be in charge of this ministry at a time when this centenary celebration was to be held. And therefore, sir, I am glad to share with you and make this humble announcement that the donor ministry has decided to allocate an amount of rupees 983.08 lakh for bringing up a library and a museum in the memory of Rani Gaidinliu in the capital city of Kohima. In the last few months, sir, the donor ministry has initiated a number of innovative measures which may not be appropriate to elaborate on this occasion. But before I conclude, I shall simply refer to one unique experiment that we began in the month of February, which is perhaps the first of its kind in the history of independent India, and we have named it Donor at Doorstep. Beginning from February, the officials of donor ministry hold a camp secretariat by rotation, by turn in each of the 8 states of Northeast. Not only has this experiment proved highly successful, sir, it has also sent out a loud message that for the redressal of their grievances, the people of Northeast need not travel to Delhi. Delhi, on the other hand, Delhi, on the contrary, can travel to their doorstep. Donor can travel to their doorstep. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, Honorable Home Minister, sir. Thank you, Honorable Finance Minister, sir. Thank you, His Excellency, the Governor of Nagaland. Thank you, Honorable Chief Minister, Nagaland. Thank you, Honorable Chief Minister, Manipur. Thank you, dignitaries on the dais. Thank you, dignitaries not on the dais. Thank you, media. Thank you, Naga mothers. And thank you, ladies and gentlemen. धन्यवाद माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया कॉयर ग्रुप के कलाकारों के साथ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का सौभाग्य हासिल कराएं माननीय। ये वही कॉयर ग्रुप है जिन्होंने रानी माँ गाइडिनलिउ की याद में उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए सुंदर गीत गाया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौभाग्य इन कलाकारों का है और हम सब का है कि आज आप हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। राष्ट्र को एक नया उत्साह देने के लिए,
राष्ट्र विकास के उजाले से राष्ट्र इतिहास का नया अध्याय रचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं कि आज वो हमारे सबके बीच में उपस्थित थे, हम सबका उत्साह वर्धन किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। The birth centenary celebrations of the legendary freedom fighter Rani Ma Gaidinliu were launched by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The celebrations will continue through the year